Hello everyone, welcome back to current affair of 13th of June 2023। सॉरी दोस्तों, एक दिन वीडियो लेट हो चुकी है, तो मैं आज ही आपको 13 और 14 जून दोनों के करंट अफेयर दे दूंगा। चलिए देखते हैं, मेरा समय बर्बाद किए हुए जल्दी से आज के टॉपिक्स को मैं कल के टॉपिक्स को आज कवर कर लेते हैं। पहला टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन कूल डाउन टू 4.25% इन मई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये डेटा जो होता है कि 4.25% है, ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना है वो क्या है, इन्फ्लेशन। आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको नहीं मालूम है आज वो जान जाएगा, और जिसको मालूम है बहुत अच्छी बात है। खैर देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है। ये रहा इन्फ्लेशन। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है। राइज, यहाँ मैंने इमेज लगाई है, हाँ डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है छोटी सी। अ राइज इन प्राइसेस कैन बी ट्रांसलेटेड एज डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ओवर टाइम। यानी कि अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा तो आपकी उसकी खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर और इजी भाषा में समझाना चाहे तो ये वाला मेरा डेफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखा है। इन्फ्लेशन सिंपली इज द राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर अभी चल रहा है 2023, तो आज आप एक बर्गर खरीदते हैं तो वो बर्गर पड़ता है आपको कितने का, 50 रुपये का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और लेकिन वही बर्गर अगर आप 2022 में खा रहे थे तो वो बर्गर कितने का था, 30 रुपये का। तो आप देखिए एक साल में क्या हो गया, ये 30 रुपये का बर्गर कितने का हो गया, 50 रुपये का। मतलब सिंपल में जो गुड्स था, गुड्स यहाँ क्या है, बेसिकली बर्गर है, उसका प्राइस क्या है, बढ़ गया। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए उस समय आपके पास 30 रुपये थे, एक साल बाद मान लीजिए आपके पास 40 रुपये, 50 रुपये है ही नहीं, तो आपकी इस बर्गर को जो 50 रुपये का हो गया है, इसको खरीदने की पावर डिक्लाइन हो गई। यहाँ पे यही बात दिया हुआ है जो मैंने आपको लिखा था। मैं आपको ये लाइन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राइज इन प्राइसेस, दाम बढ़ गए, कैन बी ट्रांसलेटेड डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ओवर टाइम। तो परचेसिंग पावर क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या दिया है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कोई बॉडी है, बिल्कुल है। इट इज़ मेजर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए क्या बोला है, ये इसको मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और हमारा टारगेट रहता है कि हम क्या करेंगे, 4+-2 के टारगेट पे चलेंगे। मतलब कि हमारा 6% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए और 2% से नीचे इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए देखिए, मेजर तो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन किसका यूज़ करके, WPI और CPI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे WPI और CPI की यहाँ बात हो रही है। तो WPI और CPI की जब हम बातें करेंगे तो देखिए क्या लिखा है। WPI की पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, होलसेल के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, थोक का माल खरीदते हैं, थोक की चीज़ें रहती है, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं बोलिए, होलसेल। ठीक, और कंज्यूमर मतलब जो बेसिकली कंज्यूमर के पास जा रहा है। WPI देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। होलसेल के गुड्स जो होते हैं बेसिकली उसके प्राइस को रिप्रेजेंट कौन करता है, WPI। वहीं CPI देखेंगे तो CPI रिप्रेजेंट करेगा प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप देखिए WPI से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, CPI, क्योंकि CPI किसके प्राइस को दिखा रहा है, कंज्यूमर, यानी हमारे द्वारा लिए गए गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को। लिखा भी है आगे, प्राइस ऑफ द हाउस होल्ड। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये मान लीजिए फार्म है, फार्म से क्या हुआ, चीज़ें हुई, मैन्युफैक्चर हुई, चीज़ें मैन्युफैक्चर इन द सेंस, सॉरी कहना गलत होगा, चीज़ें बनी। तो फार्म से चीज़ें बनी, बन के कहाँ आई, होलसेल डिपॉट में, होलसेल के पास चले गई। होलसेल वाले जो होंगे वो किसको इस सामान को बेचेंगे या कौन इन्हें खरीदेगा, तो जो रिटेल शॉप वाले होते हैं। और रिटेल शॉप वाले क्या करेंगे, इसको कंज्यूमर को बेच देंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने सुना होगा। जैसे कि मैं आपको एक और क्लियर एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि मैं एक दुकान पे गया, वहाँ मैंने कहा कि मुझे 10 रुपये वाली क्या दे दो, डेयरी मिल्क दे दो, मुझे 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क दे दो। तो बोलेगा ठीक है आप लीजिए 10 रुपये की डेयरी मिल्क। अच्छा, आप खुद सोचिए, वो मुझे 10 रुपये की डेयरी मिल्क 10 रुपये में दे रहा है, जिसपे MRP भी 10 रुपये लिखा हुआ है। तो उस दुकानदार के पास क्या बच रहा है, तो फिर उसको ठंडा कर रहा है, वो फ्रिज में रख रहा है, ये सारे, तो उसका तो दाम ही नहीं निकल रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि वो जो दुकानदार होता है वो इस डेयरी मिल्क को कहाँ से खरीदेगा, एक होलसेल डिपॉट से खरीदेगा। कहाँ से खरीदेगा, होलसेल डिपॉट से खरीदेगा, जहाँ हो सकता है उसे इसे सेम डेयरी मिल्क कितने का मिल रहा हो, 7 रुपये का मिल रहा हो। तो अब आपको समझ में आया कि फार्म से डायरेक्ट डिपॉजिट क्या हो, होलसेल में। होलसेल से कौन खरीदता है, हमारे दुकानदार, और हमारे दुकानदार बाद में उसे हमें
बेच देते हैं। तो जो हमारे पास आ रहा है बेसिकली वही मेजर फैक्टर होता है, हम उसी को ज़्यादा से ज़्यादा काउंट करते हैं। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, मैंने जितना हो सके क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके बताने की कोशिश की है। अब देखिए आगे देखते हैं, कुछ डेटा के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे WPI का डेटा है, एक CPI का डेटा है। तो WPI का डेटा कौन निकालता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो WPI का डेटा निकाला जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। वही CPI में देखेंगे तो CPI में देखेंगे तो क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बारे में आपने अभी एक जगह और देखा था, नहीं याद आ रहा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो ये शब्द है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो मेजर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, याद रखिएगा। आइए वापस आते हैं, ये देखिए। अच्छा क्या क्या मेज़र करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करेगा, गुड्स को खाली मेज़र करेगा जो सामान है। लेकिन WPI किसको CPI किसको मेज़र करेगा, गुड्स और सर्विसेज को भी करेगा। गुड्स क्या है, चॉकलेट, सर्विसेज क्या है, वो दुकानदार उसको ठंडा करके दे रहा है, आपको अच्छे से करके दे रहा है, चीज़ें हैं, वो क्या होगी, उसकी सर्विसेज हो गई। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितने आइटम कवर हैं, 697। और CPI में देखेंगे तो एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल यानी गांव वाला बास्केट, और एक होता है CPI अर्बन यानी शहर वाला बास्केट। तो अगर आप रूरल में देखेंगे तो 448 है, और अगर आप अर्बन में देखेंगे तो 460 आपको देखने को मिलेगा। बेस ईयर यहाँ पे 2011 से 2012, यहाँ पे भी बेस ईयर क्या लिया गया है, 2012। मतलब CPI हो या WPI दोनों में बेस ईयर क्या है, 2011 से लेकर 2012। अब देखिए बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेस ईयर, बेस ईयर से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बेस ईयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए अगर हम ये बोलें कि जैसे मैंने अभी आपको एक बर्गर वाला एग्जांपल बताया था थोड़ी देर पहले कि 2022 में एक बर्गर की कीमत 50 रुपये है, वही 2021 में उस बर्गर की कीमत 30 रुपये थी। वो जो डिफरेंस है ये मेज़र करने के लिए कि किस रेट से डिफरेंस चल रहा है, कब से डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं कि नहीं भैया इस टाइम से इस टाइम तक देखेंगे तो पता चल रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। जैसे देखिए 2021 से 2022 का देखें, फिर अगर और डेटा देख लिए तो 2023 का देख रहे हैं, 2024 का देख रहे हैं, 2025 का देख रहे हैं। बर्गर के प्राइस की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इस समय 55 रुपये हो गया, इस समय 60 रुपये हो गया, इस समय 60 रुपये अभी भी है, मान लीजिए नहीं बढ़ा कोई दाम, या 61 रुपये हो गया। तो अगर हम देखें तो मैं अगर इस सबको कैलकुलेट करूँगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है तो हमें एक बेस ईयर लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 2021 को बेस ईयर ले लिया तो हम कहेंगे कि ये देखिए 2022 में कितना दाम बढ़ गया था, 20 रुपये। फिर हम बोलेंगे 2023 में कितना दाम बढ़ गया था, तो बोलेंगे ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। लेकिन हम बोलेंगे कि यहाँ पे 2024 में कितना दाम बढ़ गया, तो हम बोलेंगे 30 रुपये बढ़ गया। तो देखिए 30 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये यहाँ पे मान लीजिए जो बढ़ रहा है वो किसके आधार पे कह रहे हैं, वो हम बेस प्राइस ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस प्राइस। तो बेस प्राइस बेसिकली आइए बात समझ गए होंगे। तो बेस प्राइस बेसिकली यहाँ क्या लिया गया है, 2011 और 2012। अब देखिए CPI के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन दिखता है, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए कौन दिखता है। इसको मैं बताने के लिए आपसे नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो बिल्ट इन कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कुछ इन्फ्लेशन के क्या दिए हैं, कॉजेज भी दिए हुए हैं। बिल्ट इन क्या होता है, अच्छा देखिए बिल्ट इन इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है, या मान लीजिए पहले मैं आपको वो CPI वाला बात बताता हूँ, फिर आराम से ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक, देखिए हम लोग यहाँ बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो पार्ट में बट गया है, सिंपल में ध्यान से देखिएगा। एक है लेबर ब्यूरो में, एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका नाम फिर से आ गया, यही है इन्फ्लेशन को मेजर करने वाला, यही है जो CPI को मैनेज कर रहा था, देख रहा था। इसके अंदर आप देखिए दो पार्टी हम देख चुके हैं, CPI अर्बन फॉर अर्बन पॉपुलेशन, CPI रूरल फॉर रूरल पॉपुलेशन। लेकिन लेबर ब्यूरो के अंदर एक बार ध्यान दे देते हैं, तो लेबर ब्यूरो के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ आपको CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए देखने मिल जाएगा, रूरल लेबर के लिए देखने को मिल जाएगा, और एग्रीकल्चर लेबर के लिए देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ऐसे लोग जो अपना काम कर रहे हैं, बेसिकली भाई वो भी तो लेबर है, तो उनको भी तो अपना हाउस होल्ड पूरा करना है, उनको भी तो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, उनको भी तो खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए कौन है हमारे पास, लेबर ब्यूरो है। ये बात याद रखिएगा। अब आइए हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होगी तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं, तो देखिए दो पार्ट दिया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पहले मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, एक बार बस जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि बताने में आपको भी आसानी हो जाए, और बताने में मुझे भी आसानी हो जाए और आपको भी आसानी हो जाए बाद में किसी को। देखिए
व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट राइज एंड प्रोड्यूसर पास द इंक्रीज ऑन टू द कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, इसको मैं एक सेकेंड ए मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये ए नाम की चीज़ जो है, पहले इसका प्राइस मान लेते हैं बनने में लगता था 30 रुपये, लेकिन कुछ समय बाद इस ए वाली चीज़ को बनाने के लिए दाम बढ़ गए, कुछ आइटमों के दाम बढ़ गए, कुछ पार्ट्स के दाम बढ़ गए, अब इस ए वाली चीज़ को बनाने के लिए लग रहा है 70 रुपये। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही, अब देखिए ये 70 रुपये पार्ट्स बढ़ गए, हो सकता है ये भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है उस चीज़ पे टैक्स का रेट बढ़ गया हो, ये हो सकता है कि भैया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा हो, नई टेक्नोलॉजी लगाएं इसलिए दाम बढ़ गए हो। देखिए बहुत सारे रीज़न है। ये भी हो सकता है कि भैया वेज लोग ज़्यादा तनख्वाह की मांग कर रहे हो, और जब एम्प्लॉयर ज़्यादा तनख्वाह की मांग करेगा तो जाहिर सी बात है हमें उस चीज़ का आइटम भी बढ़ाना पड़ेगा, जो प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा आइटम का। और इसी वेज को इंक्रीज करने के कारण जब आइटम का प्राइस बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो देखिए एक चीज़ तो मैंने आपको यहीं से क्लियर कर दिया, जब किसी की सैलरी बढ़ाएंगे, देखिए जाहिर सी बात है जब कंपनी किसी की सैलरी बढ़ाएगी तो उसने जो गुड्स बना रही है उसका भी दाम बढ़ा देगी, तभी तो पे कर पाएगी। और जब वहाँ पे गुड्स के दाम बढ़ेंगे फैक्ट्री में, तो जाहिर सी बात है जो कंज्यूमर उसको खरीद रहा होगा, जो कस्टमर उसको खरीद रहा होगा, उसके लिए भी उसके दाम थोड़े से हाई हो जाएंगे। ठीक, इसी को तो महंगाई बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ तो मैंने आपको समझा दिया धीरे धीरे करके एकदम आराम से। अब आइए कॉस्ट पुश क्लियरेंस देखते हैं। तो हुआ क्या, किसी भी कारण से, इतने सारे मैंने आपको और बताया, उसमें से किसी भी कारण से अगर किसी प्रोडक्ट का, जैसे ये ए है, इसका प्राइस 30 रुपये से कितना हो गया, 70 रुपये हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस बढ़ गया तो पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी पैसे की वैल्यू, जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप 10 रुपये का सिक्का लेके ये ए वाला आइटम खरीदने जा रहे हैं, तो मान लीजिए पहले आपको इसको खरीदने के लिए कितने सिक्के लगाने पड़ते थे, 10 रुपये के 3 सिक्के लगाने पड़ते थे। आज कितने सिक्के लगाने पड़ रहे हैं, 7 सिक्के लगाने पड़ रहे हैं, मतलब मनी की वैल्यू गिर गई है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए अगला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस एंड एक्सीड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा देखिए क्या बोला है, किसी एक आइटम की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाए कि उतनी उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 पेन है, क्या है, 100 पेन है, ठीक, तो 100 पेन है। अगर इस 100 पेन को खरीदने वाले 200 लोग हो जाएं, अगर इस 100 पेन को खरीदने के लिए 200 लोग हो जाएं, तो जाहिर सी बात है आप सोच सकते हैं कि इस पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। 100 पेन है, खरीदने वाले 200 हैं, तो इसकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। और जाहिर सी बात है 100 पेन 200 लोगों में बांटा नहीं जा सकता है, तो बेसिकली क्या किया जाएगा कि इस दौरान इस पेन की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो जब 100 पे 100 की नीड चल रही थी तो 10 रुपये की थी, अब मान लीजिए जब 100 पे 200 लोग मांग रहे हैं तो 40 रुपये की कर दिए, तो हो सकता है कितने लोग इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई ना, 10 की चीज़ आपको 40 में मिल रही है। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा, याद रखिएगा, उतना वो बना ही नहीं पा रहा है ना। अब ये अगर मान लीजिए 200 पेन बना रहा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन लेने वाले 200 हैं और बन 100 रहा है, तो भाई दिक्कत होगा। इस ऐसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आया। यहाँ आप देखेंगे किसी भी कारण की वजह से, पार्ट, टैक्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल, वेज इंक्रीज की वजह से कॉस्ट बढ़ गया आइटम का, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। आइए आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए टॉपिक का नाम है चाइना कुड हैव एज मैनी ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एज US और रशिया बाय द टर्न ऑफ द डिकेड। यानी क्या होगा कि ICBM, चाइना के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू रशिया और US आने वाले डिकेड में। और अगर देखिए आपको नहीं पता इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो आप प्लीज़ जाइएगा मेरे 9 जून के वीडियो पे। तो 9 जून के वीडियो पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में बताया, उसी में मैंने अग्नि प्राइम प्लस की टेस्टिंग के बारे में बताया और काफ़ी सारी मिसाइल्स के बारे में बताया। अब उसे देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ये सारी मिसाइल्स क्या होती हैं। आइए देखते हैं। अब आइए पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और PDF के लिए। चलिए आइए आते हैं। चाइना विल डिफीट US एंड रशियन न्यूक्लियर इज सून सेड बाय सिप्री। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि चाइना बहुत जल्दी रशिया और US को हरा देगा।
ये यूएस कैपिटल में होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया जैसा लग रहा है। खैर, यूएस और रशिया को न्यूक्लियर रेस में हरा देगा जल्दी, ये किसने कहा है? सिप्री ने कहा है। तो जाहिर बात है, देखिए सिप्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल, एक सेकेंड जी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है आपका? सिप्री है। सिप्री को कब बनाया गया था? 1968 में। कहाँ बनाया गया था? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन पे। ठीक, अब क्या बोला है? रिसर्च इंटू कॉन्फ्लिक्ट यूज बाय पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया, इंटरेस्टेड पब्लिक भी होती है। जैसे कि जो ये रिसर्च सिप्री कर रही है कि किसके बाद कितने न्यूक्लियर वेपन है, कौन ज़्यादा आगे जा रहा है, कौन ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके काम आएगी? जो आगे पॉलिसी बना रहे हैं वो, जो रिसर्च कर रहे हैं वो, जो मीडिया वाले होते हैं, भाई मीडिया वालों के लिए तो देखते हैं, सब बताते ही रहते हैं, और जो इंटरेस्टेड पब्लिक है वो भी इस साइट पे जाके चीज़ें देख सकती है। अच्छा, क्या हमारे पूरे दुनिया में कितने न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं? तो यहाँ देख लेते हैं। देयर आर 9 न्यूक्लियर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो 9 न्यूक्लियर कंट्रीज़ है वर्ल्ड में। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये रहे आपके सामने वो 9 न्यूक्लियर देश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द वर्ल्ड, पूरे पहले देखते हैं दुनिया में 13,865 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो कंट्री कौन कौन सी है? तो ये देखिए, पहला आपके सामने रशिया, दूसरा यूनाइटेड स्टेट, तीसरा फ्रांस, चौथा चाइना, पांचवा यूनाइटेड किंगडम, छठवां पाकिस्तान, सातवां इंडिया, आठवां इजराइल और नौवां नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन सब के पास क्या है? आपका न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लोकेशन देख लीजिए वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप यहाँ इनका लोकेशन देख सकते हैं। ये रहा आपके पास यूएस, ये रहा यूके, ये रहा फ्रांस, ये रहा रशिया इतना बड़ा सा है, चाइना, नॉर्थ कोरिया है छोटा सा, उसी के बगल में साउथ कोरिया है, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा दी हैं। और इसमें से चाइना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ डेटा दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। स्टॉक पाइल्ड कितने डिप्लॉयड हैं, कितने रिटायर हो चुके हैं, ये सारा पूरा डेटा आप चाहे तो देख सकते हैं। आइए वापस आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ चाइना की न्यूज़ में तो आप ये देख सकते हैं, चाइना का एक मिसाइल है, ये रहा। लिखा है कि चाइना में सबसे पहले जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBM की जो संख्या थी जनवरी में, इसी साल जनवरी में 350 थी और जून आते आते 410 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे 60 प्लस तो नहीं कह सकते, टोटल 60 मिसाइल्स का क्या हुआ है, यहाँ पे चाइना ने एक तरीके से बना के उसको रखा हुआ है अपने पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी फास्ट यहाँ बूस्ट दिखी है मिसाइल बनाने में, इसलिए यहाँ चाइना न्यूज़ में आ गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? सिप्री को याद रख लीजिएगा। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री कहाँ पे बना, कब बना? स्टॉकहोम स्वीडन में बना, 1968 में बना। काम क्या होता है? न्यूक्लियर जहाँ पे भी वेपन्स वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है? ये स्टडी करके रखता है। आइए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो देखिए आज हमारे पास एक दो नहीं अच्छे टॉपिक्स हैं। देखिए सबसे पहले अब एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक की बात करते हैं। पोषण ऐप हेल्प्स इमाइग्रेंट वर्कर टू एसेस आंगनवाड़ी सर्विसेज ड्यूरिंग रिलोकेशन। इसका मतलब क्या है? पोषण ऐप एक है, पोषण ऐप हेल्प कर रहा है माइग्रेंट वर्कर्स को ताकि वो आंगनवाड़ी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके रिलोकेशन के दौरान, मतलब अपनी पोजीशन एक जगह दूसरे जगह जा रहे हैं तो उस समय उनको वहाँ पे फ़ायदा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर्स वाला पूरा एक सीन है, ये पोषण ट्रैकर ऐप। आप देखिए क्या है, पूरा डेटा बस देखना है इसमें। 57,000 प्लस रजिस्टर्ड अंडर वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम। तो वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम के अंदर 57,000 से ज़्यादा लोग ने रजिस्टर किया है। इसमें कौन है ज़्यादा से ज़्यादा? लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, ये सारे लोग शामिल हैं। 8.66 लाख फ़ोन खरीदा गया है सरकार के द्वारा। ट्रेनिंग दी जा रही है 6.5 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स को, 6.5 लाख को। पोषण अभियान, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पोषण अभियान को कहा जाता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो हो सकता है आपसे पोषण अभियान ना पूछ के डायरेक्ट ये पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो पोषण अभियान ही क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। इसका मेन जो रोल है वो है मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, जो ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टंट हो जा रहा है ग्रोथ, और अनीमिया को ट्रीट करना। अनीमिया के बारे में भी मैंने, आप अगर मेरा 4 जून का करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें मैंने अनीमिया मुक्त भारत के बारे में बातें की हैं, जिसमें मैंने चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने पोषण ऐप, पोषण वाली चीज़ों के बारे में देख लिया कि भैया ये लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हेल्प करती है। 57,000 प्लस रजिस्टर्ड हैं। इसका मेन फोकस क्या है आपका? मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और अनीमिया को ट्रीट करना। इसको एक और नाम से जानते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। आइए अगले टॉपिक बात है। यहाँ क्या दिया हुआ है? अप्रैल इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 4.2 राइजेस फ्रॉम 5th मंथ लो। तो बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट आप जानते हैं हमारी, बेसिकली इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली चीज़ें जाननी होती हैं।
तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम लोग 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने सुना होगा, जिसके ऊपर हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक यहाँ देखा जाता है। इस पर इससे पहले हमने परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में भी देखा था, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या होता है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। उसी तरीके से एक 8 कोर इंडस्ट्री का भी डेटा आता है। इस डेटा को थोड़ा ध्यान से अगर हम लोग देखें या एनालाइज करें तो यहाँ दिया हुआ है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो आपकी हैं, उसमें क्या क्या आता है। एक है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील और फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक बार यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। कोल क्या है, कोल ऑफिस ऑफ कोल एंड कंट्रोलर 10.33%, क्रूड ऑयल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 8.98%, और आप नेचुरल गैस देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस सेम है 6.88% का कंट्रीब्यूशन। रिफाइनरी प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देखिए आधा से अधिक एक ही है, तो याद रखना थोड़ा सा आसान हो गया, 3 तो लगातार एक देखिए 28.04%। इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 19.85% कंट्रीब्यूशन। सीमेंट सेक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन 5.37% कंट्रीब्यूशन। स्टील जॉइंट प्लांट कमिटी 17.92%। फर्टिलाइजर्स में 2.63 जो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने का काम कौन कर रहा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ 8 मेन इंडस्ट्री, अब यही बात कर लेते हैं। इंडेक्स कॉल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो देखिए इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, वो तो मैंने देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। अब देखिए इस बार देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में क्या हो गई है, ग्रोथ कम हो गई है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो रिफाइनरी प्रोडक्ट के बाद जिसका नाम आ रहा है वो कौन है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अच्छा ये रिलीज़ कौन करता है, अब ये रिलीज़ किया जाता है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम फिर आ गया, आपने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये डेटा यूज़ किया जाता है, भैया आरबीआई किस सेक्टर को लोन देना चाह रही है, कैसे सेक्टर काम कर रहे हैं, तो आरबीआई के द्वारा ये डेटा यूज़ करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस डेटा को यूज़ करती है और देखती है कि कहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि 8 कोर इंडस्ट्री क्या है, फिर से बता देता हूँ। कोयला, बिजली, कच्चा तेल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स, ये सारे क्या है आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री क्या हो गई है, उसकी लेस ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक, आइए आते हैं अगले टॉपिक पे। विल हाइक इन एमएसपी हेल्प फार्मर, एमएसपी पे एक बढ़ाव क्या फार्मर की मदद करेगा। देखिए एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, बेसिकली वो मिनिमम प्राइस जो सरकार की तरफ से किसानों को एश्योर्ड रहता है, मतलब किसान निश्चिंत रहते हैं कि भैया अगर मार्केट वाला हमें उतना दाम नहीं दे रहा है तो हमें सरकार एमएसपी पे वो चीज़ वो अनाज हमसे खरीदेगी। जाहिर सी बात है, हायर द एमएसपी हायर द फार्मर इनकम, जितनी ज़्यादा एमएसपी होगी उतनी ज़्यादा किसान की कमाई होगी। लेकिन अभी फार्मर चिंता में क्यों, एल नीनो के बारे में। एल नीनो क्या होता है, कैसे होता है, ये देखने के लिए आप मेरी एक सेकेंड दोस्तों 12 जून की करंट अफेयर देख सकते हैं। देखिए जो रेगुलर करंट अफेयर मेरी देख रहा है उसको तो पता है सारी चीज़ें, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो नया ज्वाइन किया है मैं उसके लिए यहाँ बता रहा हूँ कि 12 जून का करंट अफेयर देखेंगे तो वहाँ मैंने एल नीनो, ला नीना, ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ एल नीनो की वजह से क्या हो रहा है, फार्मर टेंशन में आ गया। इट इज़ रिकमेंडेड बाई कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस, याद रखिएगा इसको रिकमेंड कौन करता है, इसको मतलब एमएसपी को, तो एमएसपी को रिकमेंड करने वाले हैं बॉडी है कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस, किसके अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन अप्रूव कौन करता है, रिकमेंड देखिए कौन कर रहा है, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस में, लेकिन अप्रूव किया जा रहा है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा अप्रूवल मिलता है और रिकमेंड किया जाता है किसके द्वारा, आपका कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रूव करने के लिए भाई हमारे पास है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, रिकमेंडेशन देने के लिए हमारे पास क्या है, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस में। चलिए अब देखते हैं एमएसपी कहाँ कहाँ मिलती है, किस पे मिलती है। थोड़ा सा यहाँ पे एक डेटा है मेरे पास, देख लेते हैं एकदम जल्दी से। जी एमएसपी ऑन क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, देख लीजिए इन्फॉर्मेशन। इट इज़ द मिनिमम प्राइस ऑन विच गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर पर्टिकुलर क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर एट एमएसपी। वही है कि किस दर पे सरकार किसान से अनाज खरीदती है, उसी को एमएसपी बोलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 23 कमोडिटीज़ पे स्टार्ट ऑफ द ईच क्रॉपिंग सीजन ऑफ द रबी एंड खरीफ। तो स्टार्टिंग में रबी खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप, ये सारे क्रॉप्स के सीजन में बेसिकली इन 23 कमोडिटीज़ के ऊपर, 23 चीज़ों के ऊपर सरकार क्या देगी, आपको MSP देगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि MSP रियल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 22 ही चीज़ों पर दी जा रही है। एक चीज़ जो है आपका जो है गन्ना, शुगर केन, उसके ऊपर दिया जा रहा है FRP, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है वो किसके ऊपर दिया जा रहा है, शुगर केन के ऊपर। अच्छा अब देखिए कौन कौन ये डेटा याद रखना है, रख सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। करंट इशू, हायर द यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड रिजल्टेड इन पुअर इनक्यूबेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारा डेटा नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए कौन कौन से क्रॉप्स हमारे आते हैं इसमें, इस बार सवाल भी बन गया था। सीरियल्स में क्या है, पैडी, वीट, मेज़, बाजरा, मिट गया सॉरी, एक सेकंड फिर से, हाँ ऐसे पढ़ लीजिए, पैडी है, वीट है, मेज़, बाजरा, जोअर, रागी, बार्ली, 7 सीरियल हो गए। 5 पल्सेस क्या है, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, तूर। ऑयल सीड्स क्या है, रेप सीड, मस्टर्ड जिसको कहते हैं, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजम, सफ्लावर एंड नाइगर सीड। कमर्शियल क्रॉप में क्या है, कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉ जूट। और याद है कि शुगर पे क्या देते हैं हम, FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, FRP। आई होप आप समझ गए होंगे, चीज़ें बहुत आसान सी थी, टॉपिक बहुत आसान सा था। आइए एक और बहुत सुंदर सा, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है। क्या है टॉपिक, विल बीटल जूस द ब्राइट रेड जाइंट स्टार ब्लो अप इन योर लाइफ टाइम। तो देखिए बीटल जूस क्या है, बेसिकली एक बहुत बड़ा सितारा है, बहुत बड़ा सितारा। ये देखिए बीटल जूस एक इतना बड़ा सितारा है कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरज से, हमारे सन से 764 टाइम्स बड़ा है। और आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम में हमारे अभी तक, मतलब हम देखा जाए अर्थ, नेपट्यून, जो हमारे प्लैनेट्स है उसमें सबसे बड़ा कौन है, सन है। और उस सन से भी 764 टाइम्स बड़ा कौन है, ये बीटल जूस है। इस बीटल जूस में देखिए अभी क्या देखा गया, इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि अपने लेट कार्बन बर्निंग स्टेज पे है, यानी ये डिम होता जा रहा है, इसकी रोशनी धीमी होती जा रही है। ये कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, और जाहिर सी बात है अगर इस बीटल जूस में एक्सप्लोजन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर नोवा में। और सुपर नोवा से हो सकता है बाद में अंत में किस में लीड कर जाए, ब्लैक होल में भी बदल सकता है। ये सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमसे कितनी दूरी पे है, तो ये हमसे 650 लाइट ईयर, 650 लाइट ईयर दूरी पे है। और ये आपको ओरियन कॉन्स्टेलेशन में मिलता है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, जब, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ जी, आपने छोटे बच्चों के बुक में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो आप देखेंगे कि एक चैप्टर था स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। उसमें आप देखेंगे कॉन्स्टेलेशन का मतलब बताया कि जब ढेर सारे सितारे मिलकर कोई एक पर्टिकुलर इमेज को दर्शाते हो, कोई एक चित्र को दिखाने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओरियन कॉन्स्टेलेशन। तो ये देखिए ये रहा ओरियन द हंटर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं जैसे धनुष जैसा दिख रहा है, ये एक आदमी जैसा दिख रहा है जो कुछ पकड़ा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ये ब्राइट सितारा जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, बीटल जूस है। ये देखिए ये ओरियन का बेल्ट है, ये आप देखेंगे रीगल है। तो ये क्या है, बेसिकली कॉन्स्टेलेशन है, जहाँ मैंने आपको बीटल जूस दिखाई दिया। तो बीटल जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट सितारा है, याद रखिएगा। इसकी ताकत खत्म होती जा रही है, कभी भी फट सकता है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है, हमारे सूरज से 764 टाइम्स बड़ा है, और हमसे 650 लाइट ईयर ये दूर है। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए इसी टॉपिक के ऊपर आज का हमारा थंबनेल भी आपने देखा होगा, सेम सेक्स मैरिजेस, मोरालिटी वर्सेस इक्वलिटी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पेटिशंस इन सुप्रीम कोर्ट फॉर सेम सेक्स मैरिजेस। तो पेटिशन डाली गई है भैया सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिजेस के लिए। यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज क्या होता है, मतलब कि जैसे कि मेल से शादी कर रहा है, फीमेल से शादी कर रही है, बेसिकली इसी को बोलते हैं सेम सेक्स मैरिजेस या होमोसेक्सुअलिटीज़। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, कुछ यहाँ पे मैं आपको बातें बता रहा हूँ। देखिए कुछ डेटा के फॉर्म में लिखा है, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भैया नहीं, ये चीज़ें क्या करेंगी, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेगी। लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग जो देखिए होते हैं, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली एक ही दूसरे से अपने ही जेंडर में अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम होती है, जॉइंट अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि इनके बहुत अकेलापन फील करना पड़ता है, सोसाइटी ने रिजेक्ट कर देती है, कभी कभी फैमिली रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो जो स्पेशल मैरिज है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, ये परमिट करता है इन्हें। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट का एक सब
टाइप्स ऑफ क्लॉज है उसमें ये बात लिखी हुई है कि दो रेसिडेंट्स आपस में शादी कर सकते हैं। वहाँ जेंडर की बात नहीं लिखी हुई है कि वो मेल फीमेल ही होने चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप प्रॉब्लम बाय फेस करेंगे अगर आप सेम जेंडर में शादी करेंगे या कुछ अट्रैक्शन रखेंगे, सोशल है, फैमिली है, होमलेसनेस है, यानी घर से निकाल दिया जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें। ऐसे चीज़ों के बारे में ये जो लोग होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि नहीं देखिए ये चीज़ बाकी कंट्रीज़ में लीगल है, जैसे कहाँ क्यूबा में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, और कुछ अगर मैं कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लूँ, अर्जेंटीना में, यूके में, फिनलैंड में, जर्मनी में, ये सब यहाँ तो लीगल है। तो देखिए हुआ क्या, एक पूरी यहाँ पे कहानी चल रही थी। कहानी क्या हुआ, जिसकी शुरुआत हुई कि 1861 में जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या कर दिया, इसे क्रिमिनलाइज कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया। ये कहा इन्होंने कि ऑर्डर ऑफ नेचर के खिलाफ है, मतलब ये नेचर के ऑर्डर के खिलाफ जाता है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ 1997 में, ठीक एक सेकेंड बस, तो अब मैं आपको यहाँ पे बस कुछ डेटा दिखाता हूँ। 1861 में ब्रिटिशर्स ने इसे क्या कर दिया, एक सेकेंड, क्रिमिनलाइज, तो क्रिमिनलाइज कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1994 में, तो अब मैं आपको एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ। 1994 में इन्हें क्या मिल गई, थर्ड सेक्स जो है इन्हें वोटिंग राइट्स मिला। क्या मिल गया, वोटिंग राइट्स मिल गया। फिर आप देखेंगे 1997 में, 1997 में मैं देखिए सीक्वेंस में चल रहा हूँ, पहले 1861 में डीक्रिमिनलाइज किए, 1994 में वोटिंग राइट मिला, 1997 में हम देखेंगे क्या हुआ था। एक लेडी थी, इनका नाम था शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, तो शकुंतला देवी ने क्या किया, बेसिकली शकुंतला देवी ने पब्लिश किया फर्स्ट स्टडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। इन्होंने स्टडी किया और उस पर पब्लिश किया, जिसका नाम इन्होंने रखा द वर्ल्ड ऑफ द, एक सेकेंड वेट, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया था, शकुंतला देवी के द्वारा स्टडी करने के बाद। तो ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया 2014 यानी 2014। तो 2014 यानी 2014 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बेसिकली हम इनको क्या बुलाएंगे, ट्रांसजेंडर। क्या बुलाएंगे, ट्रांसजेंडर। ये शब्द दे दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली जिस चीज़ का सबको इंतजार था, सितंबर 2018 में ये जो 1861 का लगा हुआ जो आपका आईपीसी का सेक्शन था, इसे क्या किया गया, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया गया था, इसे हटा दिया गया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया किसको, सेम सेक्स मैरिजेस को डीक्रिमिनलाइज किया, जो क्या था, एक क्राइम था अंडर आईपीसी सेक्शन 377। तो देखिए आपको एक डेटा समझ में आ गया है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब आपको आइए वापस हम लोग उसी स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, अभी बताया सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज करती है सेम सेक्स इन आईपीसी सेक्शन 377। इसके पहले का सारा डेटा मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे किसके लिए काम हुआ, तो ये था LGBTQIA+ भी है। तो L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, Q से क्वीयर, I से इंटरसेक्स, A से एक्सेक्सुअल। एसेक्सुअल याद रखिएगा यहाँ पे कि एसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई भी तरीके का सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता है। ये प्लस ये LGBTQIA का क्या है, फुल फॉर्म है। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बहुत सारे अगर देखिए ये बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि इनको हर जगह से रिजेक्शन मिलता है, तो ये ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं। हमारे सोसाइटी को देखिए वे फॉरवर्ड में क्या ज़रूरी है कि हमें इनका एटीट्यूड चेंज करना हो। कई सारी मूवीज़ ऐसी आ रही हैं जिनसे क्या हमारी सोसाइटी का क्या हो रहा है, एटीट्यूड वगैरह चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया पे और इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी पावर है आज के समय में जो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, तो उसका हमें अच्छे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हमें एलियंस की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। भाई ये भी इंसान है और फैमिली को भी सपोर्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।